संविधान हूं। बीते 7 दशकों में मैंने भारत की विकास यात्रा से जुड़े ऐसे कई पड़ाव देखे हैं जहां से नई शुरुआत हुई। बदलाव की इस तस्वीर में एक पड़ाव था महिला सशक्तिकरण का। आधी आबादी के साथ न्याय करना, उसे ताकत देना नए भारत के लिए बड़ी चुनौती थी। जाहिर है कि पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसी तमाम कुरीतियों की जड़ें समाज में गहरी समाई थीं। ऐसे में समान अधिकार और महिलाओं के मताधिकार के बारे में सोचना भी मुश्किल था। और इस दौर में नामुमकिन को मुमकिन बनाने का बीड़ा उठाया था सरोजिनी नायडू ने, जो मेरी रचनाकार भी थीं। राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मनाया जाता है। ये दिन न सिर्फ भारत कोकिला द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए गए अतुल्य योगदान की याद दिलाता है, बल्कि नए भारत में मजबूत होती आधी आबादी के लिए एक संदेश भी है कि समान अधिकारों के लिए संघर्ष कमजोर ना पड़ने पाए। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा को संबोधित करते हुए सरोजिनी नायडू ने समावेशी संविधान की मांग की थी। साथ ही हर भेदभाव से इतर अपनी प्रगतिशील सोच का परिचय भी दिया था। मुझे लगता है कि विश्व सभ्यता के आगे बढ़ने का समय आ गया है, जब देश सेवा और चेतना में लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र भारत में पहली महिला राज्यपाल बनने वाली सरोजिनी नायडू एक उच्च कोटि की कवि भी थीं। इन्होंने वीर रस के गीतों के जरिए देश के जनमानस को आजादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। और जब भारत आजाद हुआ तो संविधान सभा के सभी सदस्यों को राष्ट्रीय ध्वज के तले खड़े होने को प्रेरित किया। राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में सरोजिनी नायडू ने कहा था, जब 42 देशों ने बर्लिन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में महिलाओं को भेजा और एक ध्वज परेड शुरू होनी थी, भारत का कोई आधिकारिक झंडा नहीं था। यह मेरे लिए पीड़ा का क्षण था, लेकिन मेरे सुझाव पर कुछ भारतीय महिला प्रतिनिधियों ने तिरंगा झंडा बनाने के लिए अपनी साड़ियों की पट्टियां फाड़ दी, ताकि हमारे देश को राष्ट्रीय ध्वज की अनुपस्थिति में अपमानित न होना पड़े। आजादी की लड़ाई और उसके बाद की विकास यात्रा में सरोजिनी नायडू ने समाज, राजनीति और साहित्य जगत में बदलाव के कई ऐसे ब्लूप्रिंट पेश किए जो आज भारत की राह रोशन करते हैं। 1908 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के 22वें सत्र में विधवाओं के लिए शैक्षणिक सुविधाओं और उनके पुनर्विवाह में आती बाधाओं को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव पारित कराने में सरोजिनी नायडू ने अहम भूमिका निभाई थी। 1917 में भी सरोजिनी नायडू ने एनी बेसेंट और अन्य महिलाओं के साथ महिला भारतीय संघ की स्थापना की थी। सरोजिनी नायडू 1924 में पूर्वी अफ्रीकी भारतीय कांग्रेस में भाग लेने वाले 2 प्रतिनिधियों में से एक थीं। 1925 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग्स उनकी भावनाओं के लिखित दस्तावेज हैं। सरोजिनी नायडू इस बात का आदर्श उदाहरण है कि नारी कमजोर नहीं, सबला है, वो सक्षम है, समकक्ष है, उसके हित और हक बराबर हैं। महिला अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर उनका नजरिया सटीक और साफ था। एक स्वतंत्रता सेनानी, असाधारण कवियत्री और नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाली शिरोमणि थीं सरोजिनी नायडू। अगली बार बात एक ऐसे संविधान निर्माता की जिससे मैंने आकार लिया, मुकम्मल हुआ।